Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आप सीटेट की या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी स्क्विज चैनल से आप ज़रूर जुड़िए। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी बुक कवर कराती हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का मैं आज से पॉलिटी स्टार्ट करी हूँ और सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रीलिम्स कवर कराऊंगी, इसके बाद मैं चैप्टर्स कवर कराऊंगी। तो आज मैं ये प्रीलिम्स इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कोई भी अगर एग्ज़ाम हो, खास तौर पे सीटेट हो या फिर कोई भी टेट्स का एग्ज़ाम हो, उसमें आप लोगों को प्रीलिम्स पढ़ना ज़रूरी है और हर एक एनसीईआरटी बुक में ये चीज़ दी रहती है। बट स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता है कि हमें ये कहाँ से शुरुआत करनी है या फिर ये क्वेश्चन सीटेट में या फिर कोई भी टेट्स में जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो इसलिए मुझे ये ज़रूरी लगा खासतौर पे पॉलिटी के लिए, इसलिए मैं आज आप लोग को सबसे पहले प्रीलिम्स कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले इतना ही बोलूँगी, वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये पहला है और ये कक्षा 6 का पुस्तक है। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट ले चलती हूँ आमोक पर। यहीं से आप लोगों को पेडागोजी सेशन से बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स मिलेंगी जो आप लोग को बहुत हेल्प करेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अगर लंबी हो जा रही है तो प्लीज़ घबराएं नहीं, समझना अगर है तो कुछ आप लोग को टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। आमुख, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो है इसे हम एनसीएफ 2005 के नाम से भी जानते हैं। अगर आप सीटेट की या फिर कोई भी टेट्स की अगर आप पेपर उठाओगे तो इनसे क्वेश्चंस डिट्टो आते ही आते हैं, तो इसलिए यहाँ से आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, यानी सिर्फ उन्हें स्कूल में ही पढ़ाना रटाना नहीं है, उन्हें क्या है, उनके जो अपने वातावरण है, उनके जो आसपास के इन्वायरमेंट है, उनसे जोड़कर उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। यही एनसीईआरटी 2005 कहती है। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो है इसमें रटा देने की प्रवृत्ति का बिल्कुल विरोध किया गया है। इस चीज़ को आप नोट डाउन करते जाइएगा, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है पेडागोजी सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। फिलहाल आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब की है तो ये है 1986 की, इसे नोट डाउन कीजिएगा। अब ये क्या है मैं फिर कभी पेडागोजी जब पढ़ाऊंगी उसमें लेके आऊँगी, इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर करती है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने सिखाने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। यानी जितनी गतिविधियां हैं उनके जरिए जो कल्पनाशील हो और कुछ ऐसे उनसे क्वेश्चंस पूछे जाए जो वो सोचने पर मजबूर हो जाएं, या फिर कोई ग्रुप डिस्कशन कराएं जिससे वे अपने विचार जो हैं, अंदर की जो क्षमताएं हैं वो विकसित हो और वो दिखाने का उन्हें मौका मिले। यही बात यहाँ पे कह रहा है। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुटकर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। इन सबको आप पॉइंट को नोट डाउन करते जाइएगा। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट करके और रख लेना है, बाद में अच्छे से एक अच्छा सा नोट्स बनाना है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। शिक्षा के विविध साधनों
स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। इन चीज़ों को इसलिए पहले बच्चे इंटरेस्ट इसमें नहीं ले पाते थे इन चीज़ों में, इसलिए कि वे सिर्फ बुक्स जो हैं वो एग्ज़ाम पे फोकस करते थे। बट जो एनसीएफ द्वारा 2005 में एनसीईआरटी बुक में जो बदलाव किए गए, उनसे अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे और देखोगे तो कुछ लाइनें पढ़ाने के बाद कुछ कल्पनाशील उनसे क्वेश्चंस की गई हैं, जिससे बच्चे जो है सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार माने और बनाएं। उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। इन सब बातों को आप नोट डाउन करते जाइएगा कि एनसीएफ किन किन चीज़ों का विरोध करता है और कौन कौन सी बातें जो हैं जो एनसीएफ में शामिल की गई हैं। बस इतना ही आपको पॉइंट को नोट डाउन करना है और उससे क्वेश्चंस आपके जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्य पुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव और बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितना प्रभावी सिद्ध होती है। इन सबको नोट डाउन करते जाइएगा। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम यानी जो करिकुलम है हमारा, निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। जो हमारे करिकुलम है उसमें टाइम का भी ध्यान दिया गया है ताकि बच्चे जो है ज़्यादा पढ़ाई करते करते बोरियत महसूस न करें। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्य पुस्तक सोच विचार और विस्मय, छोटे समूहों में विचार विमर्श और ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता देती है जिन्हें करने के लिए व्यवहारिक अनुभव की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ती हूँ मैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हो सकता है सीटेट में ना पूछे, बट अगर आप सीटेट क्लियर कर रहे हो तो उसके बाद केवीएस एनडीएस की जो भी आप तैयारी करेंगे उसमें इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या फिर इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक सलाहकार समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर हरि वासुदेवन और पाठ्य पुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार शारदा बाल गोपालन की विशेष आभारी है। इस पाठ्य पुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया। इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थानों और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगी की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। इतना ही इम्पोर्टेंट है। आप ये जो मैंने ऊपर पढ़ाया है वहाँ से आप एक एक पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नीचे वाला कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आप लोग को डायरेक्ट ले चलती हूँ यहाँ पे। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आप लोग को ले चलती हूँ जहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भारत का संविधान, इसकी उद्देशिका यहाँ पे दी गई है। इसे क्या करना है, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए आपको इतना काम करना है इसे नोट डाउन करके और एक एक लाइन को रट जाना है। मैं भी जब तैयारी करती थी इसको मैंने अच्छे से रट लिया था, इसलिए मैं इसको खुद आप लोग को बोल रही हूँ कि इसे आपको याद करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट फिलहाल आप ले लीजिए और लेके इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस इससे सीटेट में आ सकते हैं। अब जो यहाँ पे आता है आभार, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और ये सब आप स्क्रीनशॉट अगर आपको इच्छा करे तो आप लोग ये सब ले सकते हैं। बट किताब कैसे इस्तेमाल करें इसको भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। किस तरह से बुक की रचना की गई है इसमें समझाया गया है और किस तरह से हमें पढ़ना है इस बुक को, ये भी समझाया गया है।
सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन आखिर ये क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं। जिन सदस्यों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा को तैयार किया, उनका विचार था कि नागरिक शास्त्र विषय एक खास औपनिवेशिक अतीत का पनपा हुआ विषय है और इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। पाठ्यचर्या की समिति के सदस्यों ने यह भी पहचाना कि नागरिक शास्त्र अभी तक केवल सरकारी संस्थानों और कार्यक्रमों के विवरण देने पर ही आधा केंद्रित था। यह विषय इस तरह से लिखा जाना चाहिए था जिसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित हो। इस समझ के तहत एक नया विषय उभरा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इस नए विषय ने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल कर अपने दायरे का विस्तार किया है। तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इस बुक का नाम क्यों पड़ा, इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। इसको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि जो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, पेडागोजी में इससे क्वेश्चंस आ सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन को कक्षा 6 में क्यों जोड़ा या उनका कारण क्या है। आती हूँ मैं अब यहाँ पे, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किस तरह से अलग है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। इस किताब में एक अलग तरह की सोच अपनाई गई है जिसे हमने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें 3 तत्वों का सम्मिश्रण है। पहला है, बच्चे ठोस अनुभव के माध्यम से अच्छी तरह सीखते हैं। ठोस जो अनुभव हो उसके द्वारा वो अच्छी तरह से सीखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिएगा। इस विचार को केंद्र में रखते हुए यह प्रयास किया गया कि संस्थानों या प्रक्रियाओं पर चर्चा काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों के आधार पर की जाए जो बच्चे के अपने अनुभव से जुड़े हो। सेकंड जो इसमें है वो है अवधारणाओं का बच्चों से इस रूप में परिचय करवाना ताकि उनकी समझ बने, न कि वे तथ्यों एवं सूचनाओं तक सीमित रह जाएं। इसके लिए जो तरीके अपनाए गए हैं वे हैं सूचनाओं की कटौती। जो सूचना है उनकी कटौती करके बच्चों से प्रश्न पूछा जा रहा है ताकि बच्चे खुद से उसको एक्सप्लोर कर पाएं। पाठ और अभ्यास में बच्चों को ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करें और परिभाषाएं कम से कम रखी गई हैं। इसलिए इस चैप्टर को मैं जब पढ़ाऊंगी आप ये चीज़ देखिएगा, और या फिर जो मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ उसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस किए गए हैं जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आपको खुद से करने पड़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि उनसे क्वेश्चन सीटेट में या फिर कोई भी एग्जाम में नहीं आएंगे, आते हैं, बट उसमें जो है आंसर न देके बच्चों से डायरेक्ट क्वेश्चन की गई है। अब मैं थर्ड पे आती हूँ। बच्चे सामाजिक और पारिवारिक संरचनाओं से गहरे रूप से जुड़े होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रयास किया है कि विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए आदर्श एवं यथार्थ में संतुलन बना रहे। बच्चे बाहर के तमाम अनुभवों को लेकर कक्षा में आते हैं, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। इस किताब में विषयों पर जिस तरह से चर्चा की गई है वह बच्चों की समझ को उभारती है और उन्हें अपनी समझ की पड़ताल करने व उसे टटोलने के अवसर देती है। ये बुक उनके अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जोड़कर ये बुक तैयार की गई है ताकि बच्चा जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाए और उन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ जाए। इसीलिए इस बुक को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे खंडों में प्रश्न पूछ पूछ कर बनाया गया है। बच्चों के मुताबिक ही इस बुक को तैयार की गई है। आगे बढ़ती हूँ मैं। किताब में यथार्थ को दर्शाया गया है, इसके साथ ही यह वर्णन किया गया है कि हम आदर्श स्थिति की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। उन आदर्शों पर बल दिया गया है जो संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित हैं। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए लोगों ने जो संघर्ष किए हैं उनको भी आधार बनाया गया है। यह किताब 4 इकाइयों में बटी हुई है, इसको भी नोट डाउन करना है, जो विभिन्न अवधारणाओं को प्रकाश डालती हैं। ये है विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार और प्रशासन एवं आजीविका। इन सबको नोट डाउन करना है, क्वेश्चन में आ सकते हैं। प्रत्येक इकाई में 1 से अधिक पाठ हैं जो इस अवधारणाओं
पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हर पाठ की शुरुआत कैसे है, अब इसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चलिए अब इसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रत्येक पाठ 2 तत्वों से शुरू होता है जिनके जरिए बच्चों में उस पाठ के प्रति रुचि और उसके बारे में ज़्यादा जानने की उत्सुकता पैदा हो। पहला तत्व है परिचयात्मक भाग, जो पूरे पाठ की एक संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करता है। यानी पहले ही एक झलक, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी दे दी गई है इस बुक में कि पाठ किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेगा। बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने वाले प्रश्न दिए गए हैं और ऐसे भी प्रश्न हैं जो बच्चों को उनके अनुभव और मुद्दों को जोड़ने का मौका दे। दूसरा तत्व है प्रत्येक पाठ के शुरू में आने वाला एक बड़ा चित्र, जिसकी मदद से बच्चा यह अंदाजा लगा पाएगा कि पाठ किस बारे में है। यह उम्मीद है कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक किताब में दिए गए प्रश्नों एवं चित्रों के अलावा अपने प्रश्न एवं चित्रों का भी इस्तेमाल करेंगे। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हैं। तो ये है लेसन 2 विविधता एवं भेदभाव के बारे में। इस चैप्टर में जो पढ़ाया गया है इसके बारे में शॉर्ट जो समरी है यहाँ पे दी गई है। आप यह देखेंगे कि हर पाठ में कुछ रंगीन खाने दिए गए हैं जिनमें चर्चा के लिए कुछ मुद्दे हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं और कुछ अभ्यास भी दिए गए हैं। इन सबके कई उपयोग हैं। पहला कि शिक्षक यह अंदाजा लगा पाए कि विद्यार्थी को पाठ में चर्चित मुद्दा कितना समझ में आया। ठीक है, तो ये पेडागोजी सेशन से इस तरह से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोग ऐसे आ सकता है कि कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है पॉलिटी या फिर कोई भी बुक का नाम रख के ये पूछ सकता है कि उसमें कुछ रंगीन चित्र दी गई है, उनका कारण क्या है या उनका उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर ये होगा कि पहला जो हो जाएगा, शिक्षक ये अंदाजा लगा पाए कि विद्यार्थी को पाठ में चर्चित मुद्दा कितना समझ में आया, और दूसरा हो जाएगा कि विद्यार्थियों के अनुभव के संदर्भ में उनकी अवधारणाओं की समझ को बढ़ाना, और तीसरा है विद्यार्थी पहले पढ़ी हुई चीज़ों को याद करें और अभी के पाठ में उनका प्रयोग करें। अब आती हूँ यहाँ पे खुले खानों में चर्चा के लिए दिए गए मुद्दों का आशय है कि बच्चे छोटे समूहों में चर्चा करें और बाद में पूरी कक्षा में उन्हें सुनाएं। चर्चा के लिए दिए गए मुद्दों मुख्य रूप से बच्चे के अनुभवों पर केंद्रित है ताकि बच्चों की अवधारणाओं की समझ का विस्तार हो सके। इसलिए समय का अभाव होने पर भी इनको नज़रअंदाज न करें। ठीक है, अब आती हूँ अभ्यास। अगर अब बुक में अभ्यास क्यों दिया रहता है इसके बारे में जान लेते हैं। पाठोत्तर प्रश्नों को बनाते समय यह ध्यान दिया गया है कि विद्यार्थी अपनी समझ को बढ़ा पाए, न कि पाठ की विषय वस्तु को अंधाधुंध रट ले। विद्यार्थी को अपने शब्दों में उत्तर लिखने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। किस तरह से क्वेश्चंस हैं इस पे भी दिया गया है। इसका कुछ प्रश्न इस बात की आवश्यकता पर बल देते हैं कि विद्यार्थी पाठ के प्रमुख बिंदुओं को विशिष्ट रूप से दोहरा सकें। क्वेश्चंस यहाँ पे साइड में दिया गया है सब एग्जाम्पल। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विद्यार्थियों को अनुभव आधारित उत्तर देने पर बल देते हैं, यानी उनको अपने अनुभव पर उत्तर देना पड़ेगा। यहाँ पे साइड में क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, वीडियो भी मेरा लंबा होते जा रहा है। अब आती हूँ मैं यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन उस तरीके के दी गए हैं। कुछ प्रश्न विद्यार्थियों से उन परिस्थितियों की कल्पना करने के लिए कहते हैं जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा है। ये प्रश्न विद्यार्थियों से उन विशेष परिस्थितियों से उठने वाले मुद्दों पर
प्रतिक्रिया की मांग करते हैं। ये भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं साइड में। एक अन्य प्रकार का प्रश्न है जिसमें चित्र, तस्वीरों का उपयोग किया गया है। उनके आधार पर विद्यार्थी ये वर्णन करें कि तस्वीर में क्या दिख रहा है और वह दिए गए पाठ के साथ कैसे संबंधित है। क्वेश्चन साइड में दिया गया है। विभिन्न प्रकार के ये प्रश्न शिक्षकों को यह समझने में मदद करेंगे कि विद्यार्थियों ने अवधारणाओं को न केवल समझ लिया है बल्कि उस समझ में अवधारणा से सार्थक जुड़ाव की एक क्षमता भी शामिल है। यह उम्मीद है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ऊपर दिए गए प्रश्नों की तर्ज पर हर तरह के प्रश्न खुद भी बनाएं। गिने चुने प्रश्नों के उत्तरों को रटने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी राय व्यक्त करना या मुद्दों पर बहस करना अवधारणा समझने या उससे जुड़ने का एक हिस्सा है। इसमें कथानकों का उपयोग। यह किताब कई काल्पनिक एवं अकाल्पनिक कथानकों का इस्तेमाल करती है ताकि विद्यार्थी संस्थानों एवं विचारों को समझने में सक्षम बने। इस कथानकों का इस्तेमाल विद्यार्थियों में चर्चा एवं अंतर्दर्शन को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। प्रयास यही है कि विद्यार्थी अपने आप को कहानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाएं। ये लास्ट में इस साइड में सबका एग्जाम्पल दिया गया है, आप देखते जाइएगा। कुछ पाठों में हमने विद्यार्थियों को अपने अनुभव पर कथानक लिखने को कहा है। कथानक लिखते समय विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सृजनात्मक होने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है। शिक्षकों से यह उम्मीद है वे दूसरे विषयों में पढ़ाई जा रही अवधारणाओं से संबंध बिठाएंगे। अब आते हैं छवियों का उपयोग, यानी अब छवि का उपयोग क्यों किया जाता है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। इस किताब में कई चित्र एवं तस्वीर हैं। ये भी पाठ्य सामग्री की तरह पाठ के अभिन्न अंग हैं और यह उम्मीद की जा सकती है कि पाठ्य सामग्री को समझते समय शिक्षक इन चित्रों का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही तस्वीरों से बच्चों को ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करने में मदद मिलती है जो उनके लिए अपरिचित हैं, जिसको वो लोग जानते नहीं हैं। शिक्षकों के लिए सुझाव है कि वे पुस्तकालय, अखबार, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट से मिलने वाले चित्रों का भी इस्तेमाल करें, यानी चित्रों के भी माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इन सब बातों पर इस बुक में फोकस की गई है। भाषा और जेंडर संवेदनशीलता, मैंने बोला था ना कि इस चैप्टर में जो है, जब मैं ये प्रीलिम्स पढ़ाऊंगी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर होते जाएंगी और पेडागोजी सेशन से एक एक लाइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आप लोग को करा रही हूँ। इस किताब में बच्चों को संबोधित करते हुए कई पाठों को केवल स्त्रीलिंग रूपों में ही प्रयोग किया गया है। जैसे यह वाक्य देखिए, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इसे आमतौर पर लिखा जाएगा, क्या कोई ऐसा साथी है जो कि बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो। यहाँ साथी शब्द में लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हो जाते हैं, परंतु उनके पहले के शब्द ऐसा और क्रियावाची शब्द दिखता से ऐसा लगता है मानो केवल लड़कों की बात की जा रही हो। सिर्फ हमारी भाषा में ही नहीं, हमारे जीवन में हर ओर इसी तरह हमें लड़कियों की कमी और लड़कों की गैर बराबरी दिखाई पड़ती है। इस गैर बराबरी की स्थिति पर सवाल करने और पढ़ने वालियों के रूप में लड़कियों को किताब में स्थान देने का उद्देश्य से हमने भाषा को मान्य रूपों को बदला है। हो सकता है शुरू में आपको कुछ अटपटा लगे, पर यह कोशिश लड़कों या पुरुषों को दरकिनार करने का नहीं बल्कि उन तमाम लड़कियों को हमारी किताबों में जगह देने की है जो सालों साल हमारी भाषा और कार्य क्षेत्र से गायब रही हैं। इन सबको भी आप नोट डाउन कीजिएगा कि एनसीईआरटी बुक में आखिर लड़कों की जगह लड़कियों की भाषा इस्तेमाल क्यों की गई है। अन्य साधनों का उपयोग, जैसे में पुस्तक महत्वपूर्ण होती है लेकिन वह कक्षा में उपयोग होने वाली कई साधनों में से सिर्फ एक ही साधन है। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जैसे अखबार, कार्टून आदि। यानी जो कक्षा है उसमें अखबार या फिर कार्टून इस्तेमाल की जानी चाहिए। आगे बढ़ती हूँ मैं। विषय सूची अब यहाँ पे दी गई है।
चैप्टर टोटल इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं इसको भी यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि मैं अब तो चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से आप लोग को स्टार्ट करूंगी। भारत का संविधान नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या है, ये कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 51 के क में है, यहाँ पे दिया गया है मूल कर्तव्य हमारा है प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, इन सबको पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। स्क्रीनशॉट फिलहाल आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रीलिम्स था ये होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर आप पूछा कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट, वो मैं तुरंत आप लोगों को लेके आऊँगी। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।